देश में ऐसे तमाम नेता हैं जो खुद को कई बार कानून से ऊपर समझने लगते हैं और अगर वो सत्ता में होते हैं तो पूछे मत कि वो कैसे अपने पद और अपने ओहदे का बेजान इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही बड़बोले नेताओं की फहरिस्त में एक नाम शामिल है समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता आजम खां का। हालांकि अब वो गद्दी से उतर चुके हैं, लेकिन जब वो इस पावर में थे तो सत्ता के नशे में चूर आजम खां किसी भी अधिकारी को सबके सामने बुरी तरह से बेइज्जत कर दिया करते थे। नमस्कार, मैं हूं राशिद अली और स्वागत है आपका अपने खास प्रोग्राम नेताओं के बड़बोले बोल में। जैसा कि आजम खां के बारे में यह मशहूर है कि वो जब भी बोलते हैं तो कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा हो ही जाता है, मगर जब से उनकी पार्टी चुनाव में बुरी तरह से हारी है तब से आजम खां कुछ खामोश ही नज़र आ रहे हैं। मगर ज़रा आप उनके इस पुराने अंदाज को देखिए कि वो कैसे सबके सामने एक अधिकारी को खरी खोटी सुना रहे हैं। ये भी मोदी जी ने कहा था कैसे लाना है, चलेंगे आप उस रास्ते पर, हम ये सर्टिफिकेट बाद में ले लेंगे, चलिए पहले उस रास्ते पर चलकर देखिए। हालांकि ये बात हमारे लिए बहुत शर्म की है कि मंडी में इतनी गंदगी है। बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है ये। क्यों साहब, आपको अच्छा लग रहा है ये सुनकर? इतनी कीचड़? नहीं, हमको खुद खराब लगा, ऐसे खराब लगा कि आपको यहाँ तक देखे अभी तो अब तो विनिंग हो चुके हैं, अब तो उन लोगों को कैंडिडेट को यहाँ तक लाना था, यहाँ तक लाना था। और अभी सरकार है। हाँ सही बात, अभी मैं मिनिस्टर नहीं, अरे क्या बात। और आचार संहिता हटने के बाद भी रहूंगा जब तक नई सरकार नहीं बनेगी, और उस वक्त 2-3 दिन में आप पर एक्शन लेने का भी हक होगा मुझको ना। अच्छी बात नहीं की, हमने यही सलूक रखा आपके साथ, इसीलिए हम लाए थे आपको ट्रांसफर करा के। आप तो कूड़े में पड़े हुए थे, रोए थे आप, ऐसे कूड़े में थे आप। इतनी जल्दी नजरें बदलते हो? क्या रास्ता, इस रास्ते से लाए आप हमें? शोभा दी आपको इस रास्ते से लाना हमें? अरे अभी आपको वहाँ इतनी फिसल जाए तो बिल्कुल तमाशा बन जाए, पूरी नेशनल न्यूज बने। पानियों में से, कीचड़ में से हम आ रहे हैं, मगर आपका सम्मान बना होगा। नहीं, कोई गाड़ी नहीं है, कैसा आपसे अधिकारी बड़ा। अब आपने खुद ही देखा और सुन भी लिया कि आजम खां सबके सामने इस अधिकारी पर ऐसे बरस पड़े हैं कि उसका पिछला इतिहास तक उन्होंने याद दिला दिया कि उन्हें वो कैसे कूड़े के ढेर से उठा कर लाए थे। अब भाई सभी के सामने इस तरह से एक अधिकारी को बेइज्जत करने का हक किसने मंत्री साहब को दिया है? लेकिन भैया जी, राजनीति तो इसी का नाम है। खैर चलिए, अब आपको आजम खां के एक रूप से रूबरू कराते हैं जो अक्सर विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चुनाव से ठीक पहले जब एक सभा में आजम खां बोल रहे थे तो देखिए कैसे उन्होंने पीएम मोदी के ऊपर जोरदार तरीके से निजी हमला करते हुए जो मन में आया बस अनाप शनाप बोल ही डाला। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के 2 एमपीज ने हमें सुअर कहा है। हम आपको सुअर नजर आते हैं? पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में हमने सच कह दिया था, उसी पर बिगड़ गई दुनिया। इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी हम पर। अब खुलेआम हमें जलसों में मारने की धमकी दी जाती है, हमें सुअर तक पुकारा जाता है, मगर हमने जवाब में उनको कोई कड़वी बात नहीं कही है। आदम न होते तो हवा बेकार, हवा न होती तो आदम बेकार। ये सारी कायनात अल्लाह ने औरत और मर्द से ही तैयार की है। जो मर्द 7 फेरे अग्नि के लेने के बाद अपनी बीवी को अपने साथ न रखे, उसे बेटियों के अधिकार के लिए जबान खोलने का कोई ऐलान कर दो, मुनादी करा दो पूरे हिंदुस्तान में कि बादशाह, जब तक तुम अपनी बीवी को वापस नहीं लाओगे हिंदुस्तान की कोई औरत तुम्हारी पार्टी को वोट नहीं देगी। अभी आए थे रामपुर के पास, बोले मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूं। मैंने कहा जरा फकीर तो देखो,
2 साल में 80 करोड़ के कपड़े पहन लिए ये हर फकीर हिंदुस्तान का। 2 साल में 80 करोड़ के कपड़े। बोले मैं तो थैला लेके चला जाऊंगा। मैंने कहा सुनो साहब, आप जाओ सो जाओ, थैला देके जाओगे, थैला नहीं ले जाने देंगे। इसमें अंबानी है, इसमें अडानी है, इसमें जहाज का किंगफिशर का मालिक विजय माल्या है। हिंदुस्तान की जनता को उसे देकर जाओगे। हमारी गाड़ी कमाई का पैसा, बैंकों में रखा हुआ पैसा, सरकार के खजाने में रखा हुआ पैसा, हजारों लाखों करोड़ का कर्जदार था विजय माल्या, भाग गया हिंदुस्तान छोड़कर। अदालत ने वारंट जारी किया और कहा हुकूमत से, दुनिया में जहां है पकड़ के लाओ इसे। आपने पकड़ने के बजाय किसान की मेहनत का लगान, मजदूर की मेहनत का पैसा, खजाने का, उसका कर्ज अदा करने के लिए माफ कर दिया विजय माल्या हिंदुस्तान वापस चलाने के लिए। अगर आपने आजम खां के इस बयान को ठीक से सुना होगा तो आपको सीधे तौर पर समझ आ ही गया होगा कि आजम खां पीएम मोदी के ऊपर एक के बाद एक करारे हमले कर रहे हैं। यही नहीं, वो तो उनकी शादी से लेकर उनकी फ़कीरी तक पर भी जमकर हमले करते दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि आजम खां जब भी अपनी ज़ुबान खोलते हैं तो विवाद पैदा होना तो लाजमी सी बात हो जाती है। किसी पर भी कुछ भी बोल देने की कला तो कोई आजम खां साहब से सीखे। जो भी मन में आया बस बोल दिया, जो बिना मौके की नज़ाकत को भांपे हुए कुछ भी कह जाते हैं। अब देखिए कि किस तरह से सरेआम वो आरएसएस पर भी हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। आरएसएस के लोग बहुत खतरनाक मंसूबे रखते हैं। लव जिहाद, घर वापसी, बच्चों को प्यार नहीं करने दोगे? तुम ब्याह नहीं करते हो तो इन्हें ब्याह नहीं करने दोगे? क्यों नहीं करने दोगे ब्याह इन्हें? मुख्तार अब्बास को क्यों ब्याह करने दिया भाई तुमने? उनकी भी घर वापसी कराओ। और एक साहब और हैं बहुत बड़े, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। केंद्र सरकार में वजीर रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, राज्यसभा के भाजपा से मेंबर रहे। वो कहते हैं देश के सारे मुसलमान गद्दार हैं सिवाय 2 लोगों के। एक उनकी बेटी का मुसलमान शौहर और दूसरा उस शौहर का बाप। कहते हैं मेरे अपनी बेटी मुसलमान के घर में है तो वो सेकुलर, बाकी सारे मुसलमान गद्दार। आपने कई बार किसी इंसान के बारे में यह कहते हुए सुना होगा कि वो जब भी बोलता है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो माजरा ही उल्टा है। क्योंकि आजम खां जब भी बयानबाजी करते हैं तो लगता है कि फूलों को मसल रहे हों। माना कि कानून ने सबको बोलने की आज़ादी दी हुई है, लेकिन इसका इतना गलत इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए कि समाज ही 2 हिस्सों में बंट जाए। सिर्फ आजम खां की ही बात नहीं, बल्कि देश में ऐसे नेताओं की एक लंबी कतार है जो कड़वे बोल बोलने से ज़रा भी परहेज़ नहीं करते। मगर इन नेताओं को तो बदजुबानी करने से पहले यह ज़रूर सोचना चाहिए कि वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो समाज को जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.